हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू वसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सिविक्स बुक, ग्रेड 8 से। जब भी हम किसी को देखते हैं कोई कानून की किसी भी धारा का उल्लंघन करता है या किसी भी कानून को तोड़ता है, तो हमारे को फौरन क्या दिमाग में आता है कि हम क्यों ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। आपने देखा भी होगा, चाहे आपने रियल लाइफ में देखा हो, मूवीज में देखा हो, ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, रिपोर्ट फाइल करते हैं और जो भी इंसान होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्योंकि अब पुलिस जो है वो क्या रोल प्ले करती है, लोगों को अरेस्ट करने का। तो हम लोग जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या पुलिस वो है जो ये डिसाइड करती है कि जो इंसान है वो वाकई में गिल्टी है या नहीं। मतलब पुलिस का काम है ये डिसाइड करना, पर यह बात सच नहीं है। जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो हमारा जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि जिस पर्सन को पकड़ा है वो गिल्टी है या नहीं। संविधान के अनुसार हर एक इंडिविजुअल जिसके ऊपर किसी क्राइम के लिए चार्ज लगाया है उसको एक फेयर ट्रायल देना जरूरी है, यानी उसको भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। अब आपको समझते हो कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है। आपने कभी एफआईआर के बारे में सुना होगा या आप जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम ऐसा ही एक इमेजिनरी केस बनाएंगे जो कि चोरी का होगा, ताकि हम कोशिश कर सकें और हाईलाइट कर सकें उस प्रोसेस को, या जो अलग अलग इंडिविजुअल्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनका क्या रोल होता है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जो काफी हद तक सिमिलर होती है, जैसा कि हम अपने इस इमेजिनरी केस में डिस्कस करेंगे। तो इन प्रोसेसेस को समझने के लिए, साथ ही साथ ये जानने के लिए कि अलग अलग जो लोग होते हैं उनका जो रोल प्ले वो करते हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो काफी इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब भी कोई ऐसी ओकेजन उठे तो आपको एटलीस्ट प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो अब हम जो है सबसे पहले अपने इमेजिनरी केस के बारे में बात करते हैं। मुंबई में एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे जो है वो तैयार हो रही है। वो जो है अपनी गोल्ड चेन को 1 घंटे से ढूंढ रही थी। मुझे पक्का यकीन है मैंने इसी ड्रॉअर में रखा था, कहाँ जा सकता है। तभी उनके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं, अरे भाई जल्दी करो, हम लोग वेडिंग के लिए लेट हो रहे हैं। तो वो उनसे कहती है, मुझे मेरी गोल्ड चेन नहीं मिल रही, वो ड्रॉअर के अंदर नहीं है। मुझे लगता है जो शांति है उसने चुरा ली होगी। वो हमेशा काफी जो है समय बिताती है मेरे रूम में सफाई करने में। अब शांति हेम्ब्राम जो हैं वो इनके घर में पिछले 3 साल से काम कर रही है, एक तरह से मेड है इनकी। तो अब वो जो उनकी वाइफ होती हैं उनको जब नहीं मिलती है तो वो शांति से कहती है कि तुमने अब चोरी भी शुरू कर दी है और मेरी गोल्ड चेन तुमने चुरा ली, जाओ अपना ट्रंक लेके आओ, मेरे को उसमें देखना है कि तुमने वाकई में चोरी की है या नहीं। और हम जो है पुलिस को बुला रहे हैं ताकि अगर तुम्हारे पास क्या कहते हैं चेन है तो वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। तो शांति कहती है, मैम मैंने नहीं चुराई। अब मिसेस शिंदे जो होती हैं वो शांति का जो बॉक्स था, ट्रंक था, उसको सर्च करती हैं, उसमें देखती हैं एक एनवेलप में 10,000 रुपए रखे थे। वो चिल्लाती हैं शांति के ऊपर और कहती हैं कि अच्छा तो तुमने मेरी गोल्ड चेन बेचकर ये पैसे कमाए हैं। तो शांति कहती है, साहब मेरे ब्रदर ने और मैंने जो है इस पैसे को सेव किया है पिछले 1 साल से। हम जो है एक बैल खरीदना चाहते थे अपने गाँव में जाकर। मैम मैंने बिल्कुल भी चोरी नहीं करी, मैं एकदम बिल्कुल बेगुनाह। अब मिस्टर शिंदे जो है वो पुलिस स्टेशन आते हैं, वहां पे कहते हैं मेरे को जो है एक एफआईआर लॉन्च करनी है और मतलब दर्ज करवानी है और मेरे घर में चोरी हुई है, मेरी मेड जो शांति है उसने मेरी वाइफ की गोल्ड चेन चुरा ली है। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा। फिर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं राव, वो जो है मिस्टर शिंदे की एफआईआर को नोट कर लेते हैं। अब मिस्टर शिंदे जो है वापस जो है सब इंस्पेक्टर जो राव थे उनके साथ घर आते हैं। जो पुलिस वाले थे अब वो शांति से कहते हैं, या उनके सामने शांति के मिस्टर मिसेस शिंदे से कहते हैं कि मैं जो हूँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा आपके और आपकी वाइफ के, जो इस चोरी में हुआ, जो भी चोरी के बारे में आप बता रहे हैं उसको लेकर। मैं जो हूँ पहले इस एनवेलप को सील कर देता हूँ जिसमें पैसे हैं और इसको सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता हूँ। मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ और उसको लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अब शांति कहती है, मेरे को पुलिस स्टेशन मत लेके आओ, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने गोल्ड चेन नहीं चुराई है, ये मेरा अपनी कड़ी मेहनत का कमाया हुआ पैसा है।
तभी सुशील जो शांति का भाई था वो आता है और सब इंस्पेक्टर राव से कहता है कि भाई प्लीज शांति को छोड़। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है उसको जो है गोल्ड चेन चुराने के इल्जाम में पकड़ा है, अब तुम्हें कोर्ट जाना होगा, तब जाकर उसकी बेल होगी। तो वो कहता है मेरे को इतने पैसे मेरे पास कहाँ है कि मैं एक वकील को हायर कर सकूं, और कौन जो है उसकी तरफ से जो है खड़ा होगा। आपने तो सारे क्या कहते हैं पैसे हमारे ले लिए और उसको सील कर दिए। तो जो सब इंस्पेक्टर राव थे वो 2 दिन तक जबरदस्ती सुशील को भी पुलिस स्टेशन में बिठा के रखते हैं। उसको गाली दी जाती है, उसको मारा जाता है, और जो कांस्टेबल्स थे वो भी मारते हैं, इंस्पेक्टर राव भी मारते हैं। वो जो है उनसे कबूलवाने की कोशिश कर रहे थे कि उसने और उसकी बहन शांति ने मिलकर जो है एक तरह से ये चोरी करी है, और वो जो है शायद जो घर में लोग काम करते हैं, जो सर्वेंट्स काम करते हैं, उनके गैंग के हेड हैं, और वो जो है ऐसी तरह से और भी कई घरों के उससे चोरियां करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी ज्वेलरी चोरी करने की शिंदे जो है उनके पास पड़ोस से भी। अब सुशील बार बार कह रहा कि भाई मैं जो हूँ एक इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर हूँ, लेकिन तब भी पुलिस ने उसको 2 दिन तक छोड़ा नहीं और उसके बाद ही उसको जाने दिया। फाइनली जो है कोर्ट ने शांति को बेल दे दी 1 महीने के बाद। अब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, क्योंकि उसको जो है श्योरिटी चाहिए थी किसकी, 20,000 रुपए की। जब तक वो नहीं जमा करते तब तक उसको जेल में ही रहना पड़ता। अब उसको जो है काफी ज्यादा एक तरह से सदमा सा लग रहा था। उसे चिंता ये हो रही थी कि मेरा जो है जब केस चलेगा तो क्या होगा। वो यही सोच रही मेरे साथ क्या होगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन तब भी मैं जो हूँ जेल में हूँ क्योंकि मैडम ने मेरे पे शक कर दिया। और जो पैसा हम इतने मेहनत करके बचा रहे थे, क्या हमें वो कभी वापस मिलेगा भी या नहीं। अब पुलिस ने क्या किया, चार्जशीट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। कोर्ट ने जो है चार्जशीट की जो कॉपी थी जिसमें स्टेटमेंट्स भी शामिल थे, ये क्या कहते हैं विटनेसेस के, उनको जो है शांति को दे दिया। शांति ने कोर्ट को बताया कि उसके पास कोई लॉयर नहीं है जो उसकी केस को एक तरह से लड़ सके, क्योंकि वो तो भाई बेगुनाह है, उसको कोई तो वकील चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो। तो मजिस्ट्रेट ने जो है एक एडवोकेट कमला रॉय थी, उनको शांति का डिफेंस लॉयर बनवाया गवर्नमेंट के खर्चे। जो आर्टिकल 22 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हर एक इंसान को एक फंडामेंटल राइट है कि उसको जो है लॉयर उसका बचाव करे। और आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो है एक ड्यूटी लगाता है स्टेट को कि वो जो है प्रोवाइड करेगा किसी भी सिटीजन को लॉयर जो अपने आप में चाहे पॉवर्टी के कारण या और किसी डिसेबिलिटी के कारण जो है अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकता। तो स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो जो है उस इंसान के लिए एक लॉयर प्रोवाइड करे। अब एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति से कोर्ट में मिलती है। शांति जो है उनको अपने केस के पेपर्स देती है और बताती है कि मेरे को जबरदस्ती झूठे इल्जाम में फंसाया गया है कि मैंने जो है जो एम्प्लॉयर है मेरे उनकी गोल्ड चेन चुराई है। फिर कमला रॉय पूछती है, या जो सुशील था वो बोलता है कि भाई हमारे पास जो है 10,000 रुपए थे जो उनको शांति के ट्रंक में मिले, और ये वो पैसा था जो हमने जो है काफी मेहनत से 1 साल से मेहनत करके जमा किया था। उनको ये लगता है कि हमने उस गोल्ड चेन को बेचकर ये पैसा कमाया है। अब कोर्ट क्या करती है, चोरी का जो चार्ज था वो मिसेस शिंदे की जो गोल्ड चेन का चोरी का चार्ज था या जो पैसे थे 10,000 रुपए, उसको जो है शांति के अगेंस्ट इस्तेमाल करती है कि ये जो है मतलब जो वकील थे वो ये कहते हैं कि तुमने गोल्ड चेन बेची, उसके बदले में 10,000 रुपए लिए और तुमने जो है मिसेस शिंदे की चेन चुराई है। तो शांति जो है वो क्या कहती है कि भाई मैं जो हूँ गिल्टी नहीं हूँ और मैं जो हूँ ट्रायल चाहती हूँ। और ट्रायल जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने शुरू होता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो स्टेट के बिहाफ पे खड़े थे। उन्होंने मिसेस और मिसेस शिंदे को जो है की विटनेस के तौर पे माना। अब वो बोलते हैं मिसेस शिंदे, हाँ बताइए भाई आपकी गोल्ड चेन जो है कैसे मिस हुई। तो मिसेस शिंदे बताती हैं कि मेरी जो चेन थी वो मैंने ड्रॉर में रखी थी, शांति ने उसे चुरा लिया है, क्योंकि बाहर से कोई भी नहीं आया मेरे रूम के अंदर सिवाय शांति के। मिस्टर शिंदे थे उन्होंने जो है ट्रंक उसका जो है चेक किया मेरे सामने, तो हमें बड़ा झटका लगा जब हमने देखा कि उसके एनवेलप में 10,000 रुपए रखे थे। तो शांति को ये जो पैसा है उसी मेरी गोल्ड चेन को बेच कर मिला है और ये एक चोर है। अब जो एडवोकेट रॉय थे वो क्रॉस एग्जामिन करते हैं प्रोसिक्यूशन के विटनेस मिसेस शिंदे को। कमला रॉय जो थी वो पूछती हैं, तो आप जो है ये कहना चाह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा है चेन, ना आपने क्या कहते हैं शांति के पास से वो चेन पाई है। हाँ, पिछले 3 सालों में वो आपके यहाँ जो काम कर रही थी, आपके घर से क्या कभी कुछ चोरी हुआ? क्या आप उसको रेगुलरली 1,000 रुपए सैलरी हर महीने दे रही थी? एडवोकेट जो रॉय थे वो एक तरह से
सुशील और उनके एम्प्लॉयर को जो है डिफेंस विटनेस के तौर पे भी एग्जामिन करती है। उनके जो भी स्टेटमेंट्स थे उससे उनको ये आइडिया लगता है कि जो 10,000 रुपये शांति के टर्म्स में मिले वो सुशील और शांति की ही अर्निंग हो सकती है। अब जैसे जैसे ट्रायल खत्म होने के करीब आया, सुशील ने जो है बताया कि इंस्पेक्टर शर्मा जो है उन्होंने ये कहा है कि एक गैंग है यंग मैन का जो चोरी कर रहा है इस तरह की ज्वेलरी जो शिंदे हैं उनके आसपास के पड़ोस से। कुछ मिसेस शिंदे के जो लड़के हैं उसके फ्रेंड जो है वो भी इस गैंग का हिस्सा है। मिसेस शिंदे की जो चेन थी वो उनके पास मिली। सुशील ने यह भी बताया एडवोकेट रॉय को इस बारे में। एडवोकेट रॉय ने अब इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया डिफेंस विटनेस के तौर पे। इंस्पेक्टर शर्मा से पूछा कि आप बता सकते हैं कि ये आपको चेन कहाँ मिली। तो जबकि जो मिस्टर शर्मा थे, जो मतलब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने जो है मिसेस शिंदे से पहचान भी करवा ली थी कि ये चेन उन्हीं की थी। हमने जो है एक बॉयज की गैंग को पकड़ा है जो इन्होंने ये चेन चुराई थी। ये बॉयज जो है उन्होंने एडमिट भी कर लिया कि हाँ उन्होंने ही चेन को चुराया था। अब जज जो है वो सबकी जितने भी स्टेटमेंट्स थे विटनेसेस के सबको सुनते हैं। फाइनली जो स्टेटमेंट इंस्पेक्टर शर्मा का था, एडवोकेट रॉय ने जो है जब आर्ग्यू किया जज के सामने कि ये बात जो है बिल्कुल साफ हो गई है कि शांति इनोसेंट है और उसको छोड़ देना है, तो शांति को फाइनली जज ने क्या डिसीजन दिया कि तुमको जो है चोरी के इल्जाम से बरी किया जाता है और पुलिस जो है तुमको वो 10,000 रुपये भी दे देगी जो उसने सील कर दिए थे। और मेरा ये जो रिटन जजमेंट है इसमें मैंने एक पॉइंट भी रखा है हाईलाइट करने के लिए, जो इंस्पेक्टर राव का रोल था इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने का जिसकी वजह से तुम्हारे को इतना समय जेल में बिताना पड़ा। तो ये जो हमने एक पूरी इमेजिनरी स्टोरी सुनी, इसमें हमने क्या पाया कि 4 मेन प्लेयर्स थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। एक थी पुलिस, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा डिफेंस लॉयर और चौथा जज। आपने हर एक का रोल देखा कि किस केस में क्या क्या हर एक का रोल था। अब हम इनके क्या रोल हैं उनको और अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पुलिस का क्या रोल था एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो पुलिस का होता है कि वो किसी भी कंप्लेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे कि किस तरीके का वो क्राइम हुआ है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या क्या शामिल होता है कि जो भी गवाह हैं उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करे, साथ ही साथ अलग अलग तरीके के सबूत इकट्ठे करे। उसकी इसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो पुलिस है वो एक अपनी राय को कब बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि एविडेंस जो मिले हैं उसे वो जिस भी पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसको गिल्टी प्रूफ करते हैं, तब वो जो है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में। जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया था, पुलिस का ये काम नहीं होता कि वो डिसाइड करे कि पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट। ये काम जज का है डिसाइड करने के। आपने यूनिट 2 में भी पढ़ा था रूल ऑफ लॉ के बारे में। इसका मतलब क्या है कि हर एक इंसान के पास जो है या हर एक इंसान जो है वो एक तरह से जो कानून है उसके लिए उसको भी जो है राइट है कि वो जो है कानून को माने। अब इसमें जो है पुलिस भी शामिल है, इसलिए पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमेशा कानून के अंतर्गत होने चाहिए और पूरी रिस्पेक्ट के साथ होने चाहिए ह्यूमन राइट्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जो पुलिस को फॉलो करनी चाहिए जिस टाइम पे वो किसी भी इंसान को अरेस्ट करती है, डिटेंशन करती है उसका, या इंट्रोगेट के लिए ले जाती है, पूछताछ जिसे कहते हैं। पुलिस को अलाउड नहीं है कि वो टॉर्चर करे, मारे या गोली मार दे किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। कोई भी तरीके का पनिशमेंट जो है वो इंसान को नहीं दे सकते, चाहे उसने बहुत छोटी सी चोरी की हो तो भी। आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है या जो क्रिमिनल लॉ है वो ये गारंटी करती है हर एक अरेस्ट इंसान के लिए कुछ उन्होंने जो है फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, वो उसको ये अधिकार है कि उसको इन्फॉर्म करा जाए या उसको बताया जाए अरेस्ट के टाइम पर कि उसने क्या ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है। उसको ये अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए। उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, टॉर्चर नहीं करा जाना चाहिए, चाहे उसको अरेस्ट में लिया गया हो या कस्टडी में लिया गया हो। कन्फेशंस जो पुलिस कस्टडी में बनाए जाते हैं उनको सबूत के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते एक्यूज के खिलाफ। कोई भी 15 साल से कम उम्र का लड़का या विमेन को उसको जो है पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता किसी भी क्वेश्चनिंग के लिए।
अब सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है उसने जो है ये खास तरह के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है, प्रोसीजर्स जो है उनको बताया है कि पुलिस या और जो एजेंसीज हैं उनको अरेस्ट, डिटेंशन या इंट्रोगेशन के टाइम पर किसी भी पर्सन के लिए फॉलो करने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं DK बासु गाइडलाइंस, और इसमें कुछ और भी चीजें शामिल हैं, जैसे पुलिस ऑफिशियल्स जो अरेस्ट करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर, एक्यूरेट और ऐसी विजिबल आइडेंटिफिकेशन पहचान पहननी चाहिए उन्हें। साथ ही साथ उनकी जो डेजिग्नेशन है उसका भी नेम टैग उनके बॉडी पे लगा हुआ होना चाहिए, मतलब वो ड्रेस जो है प्रॉपर तरीके से पहन के जाए कि हाँ वो रियल में पुलिस ही है। एक मेमो जो होता है अरेस्ट का उसको तैयार करना होगा अरेस्ट के टाइम पे, जिसमें टाइम, डेट ऑफ अरेस्ट सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इसको अटेस्ट कराना होगा एटलीस्ट एक गवाह के से, जो कि चाहे वहां का फैमिली मेंबर हो सकता है, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसकी। अरेस्ट मेमो जो है उसको काउंटर साइन करना पड़ेगा उस पर्सन के द्वारा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। अब ये जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, चाहे डिटेन के लिए ले गए हैं, इंटेरोगेशन के लिए है, उसके पास ये अधिकार है कि उसके रिलेटिव, फ्रेंड या वेल विशर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। जब भी फ्रेंड या रिलेटिव जो है बाई चांस अगर वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहते हैं तो टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट या जिस जगह जो है कस्टडी उसकी ली गई है उसको पुलिस को नोटिफाई करना होगा 8 से 12 घंटे के बीच में, जब उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद अगर हम स्टोरी जो शांति की थी उस पर वापस चलें और कुछ सवाल है जिनके जवाब दूं। जब शांति को अरेस्ट किया गया चोरी के लिए तो जो इंस्पेक्टर राव थे उन्होंने उनके ब्रदर सुशील को पुलिस लॉकअप में रखा 2 दिन के लिए। क्या ये लीगल था पुलिस को उसको डिटेन करना? क्या उन्होंने DK बासु के जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन नहीं किया? डिड SI राव जो हैं उन्होंने क्या इतने क्वेश्चंस पूछे गवाह से कि, या उनके पास इतने सबूत इकट्ठे थे उन्होंने शांति को अरेस्ट करने से पहले या उसके खिलाफ जो है केस फाइल करने से पहले? जो पुलिस की ड्यूटीज बताई गई हैं ऊपर, क्या लगता है कि जो सब इंस्पेक्टर राव थे उन्होंने कुछ भी उसमें से किया था अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान? अगर हम इसी चीज को एक डिफरेंट एंगल से देखें, शांति और उसका भाई जो सुशील है वो पुलिस स्टेशन जाते कंप्लेंट करने के लिए कि मिस्टर शिंदे का जो 20 साल का लड़का है उसने 15,000 रुपए चुराए जो वो बचा के रख रहे थे। तो क्या आपको लगता है जो ऑफिसर इंचार्ज थे पुलिस स्टेशन के वो फौरन FIR लॉन्च कर देता? तो आपको जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने होंगे जो आपके ओपिनियन में प्रभावित कर सकते हैं पुलिस का जो एक डिसीजन होता है कि रजिस्टर करनी है FIR या FIR रजिस्टर नहीं करनी है। FIR क्या होती है? FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी हम किसी FIR को रजिस्टर कराते हैं तो पुलिस जो है उसके बाद ही क्राइम की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लॉ जो है वो स्टेट करती है, वो ये बताती है कि किसी भी ऑफिसर इंचार्ज के लिए पुलिस स्टेशन के लिए कंपलसरी है कि वो एक FIR रजिस्टर करे जब भी कोई भी इंसान उनको इंफॉर्मेशन बता देता है कि भाई यहाँ पर एक ऑफेंस हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन को चाहे वो पुलिस को दे सकता है ओरली कहकर या रिटन में। FIR ज्यादातर मेंशन क्या होता है उसमें? डेट, टाइम, जिस जगह ऑफेंस हुआ है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं ऑफेंस के उसके डिटेल्स, साथ ही साथ क्या हुआ वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन। अगर जानते हैं कि जो एक्यूज पर्सन है उसकी पहचान क्या है और या विटनेस कौन है तो उनका भी जिक्र कर सकते हैं। FIR में जो है नाम और एड्रेस भी होता है जिसकी कंप्लेंट हुई है। साथ ही साथ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसमें पुलिस रजिस्टर करती है FIR को और उसको जो है कंप्लेंट जो करवाने आया है उसके द्वारा जो है साइन किया जाता है। कंप्लेंट जो कराने आया है उसके पास ये लीगल अधिकार है कि उसको एक फ्री कॉपी मिलनी चाहिए FIR की पुलिस वालों से। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं अब उनका क्या रोल होता है? एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसका मतलब क्या है कि पब्लिकली कोई चीज गलत हुई। इसका मतलब ये है कि जिसने जो है गलती करी है वो खाली उससे विक्टिम्स ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि पूरी समाज पे जो है उसका असर पड़ता है। अगर आपको डाउरी डेथ याद हो सुधा की जो हुई थी जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें जो केस था वो लक्ष्मण और उसके फैमिली के खिलाफ था जिसको प्रेजेंट किया गया था स्टेट के द्वारा। इसी वजह से वो केस कहलाया स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसी तरीके से हमारा ये जो केस है इसको हम कह सकते हैं स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्राम, ना कि मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्राम। कोर्ट के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो मेनली स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो रोल होता है प्रोसिक्यूटर का वो तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली और चार्जशीट जो है वो कोर्ट में फाइल कर दी।
उसका कोई रोल नहीं है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब प्रोसिक्यूटर जो है प्रोसिक्यूशन करेगा स्टेट के बिहाफ पर। अब जैसे ऑफिसर होते हैं कोर्ट के, इसी तरीके से उसकी भी ड्यूटी होती है कि वह बिना किसी पार्शियलिटी के अपने एक्ट को पूरा करे, साथ ही साथ पूरे मटेरियल, फैक्ट्स, विटनेस, एविडेंसेस जो भी हैं वो कोर्ट के सामने रखे, ताकि कोर्ट जो है आसानी से उस केस के ऊपर फैसला ले सके। जज का क्या रोल होता है? जज जो है एक एम्पायर की तरह होता है। जैसे गेम में एक एम्पायर होता है, उसी तरह से जज भी होता है, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्शियलिटी के केस को सुनते हैं ओपन कोर्ट में। जज जो है सारे गवाहों से सुनते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को सब रिकॉर्ड किया जाता है, साथ ही साथ जो और एविडेंसेस हैं प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के द्वारा जो सामने रखे जाते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। अब ये जज का काम है डिसाइड करना कि जो एक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, उन गवाहों के आधार पर या सबूतों के आधार पर जो कानून के अंतर्गत उनको प्रस्तुत किए गए हैं। अगर बाय चांस जो पर्सन है वो एक्यूज होता है तो जज जो है पनिशमेंट सुनाते हैं। वो चाहे तो उसको जेल भेज सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन से कानून के अंतर्गत उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। फेयर ट्रायल क्या होता है? अगर हम एक क्षण के लिए ये इमेजिन करें कि जज ने जो है शांति के केस को बड़े अलग तरीके से लिया होता, उसका डिसीजन कुछ अलग तरीके से होता है। अगर बाय चांस कोर्ट ने चार्जशीट की कॉपी या स्टेटमेंट्स जो विटनेसेस के हैं उनको शांति को ना दिया होता, क्या होता अगर जो ट्रायल है वो बिल्कुल चुपचाप किसी लोकेशन पे किया होता, ना जहाँ शांति ना सुशील जो है दोनों ही नहीं होते। अगर उन्होंने शांति के लॉयर जो एडवोकेट रॉय थे उनको इतना समय ही नहीं दिया होता कि वो जो है गवाहों से क्वेश्चन कर सके प्रोसिक्यूशन के, जैसे कि मिसेस शिंदे थी, बल्कि सीधे डिसाइड कर देते कि शांति गिल्टी है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ये पूरी तरह से अनफेयर ट्रायल माना जाता है। क्योंकि ट्रायल को फेयर होना जरूरी है, इसलिए अलग अलग प्रोसीजर्स जो हैं उनको देखा जाता है। आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी करता है राइट टू लाइफ, यानी कि जो इंसान की जिंदगी है या लिबर्टी है उसको उससे छीना नहीं जा सकता जब तक आप एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। फेयर ट्रायल जो है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो है जरूरी है। अब वापस शांति के केस पे आते हैं, जैसा कि बताया गया था, और कुछ जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स है फेयर ट्रायल के उनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शांति को जो है कॉपी दी गई थी चार्जशीट और जितने भी बाकी सबूत थे जो कि प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ सामने रखे। शांति के ऊपर ये चार्ज था कि उसने जो है चोरी करी है और ये जो है लॉ के अनुसार गलत है, यानी क्राइम है। ट्रायल जो चला जा रहा था वो ओपन कोर्ट में चला जा रहा था जहां पब्लिक बैठी हुई। उसके भाई सुशील को जो है कोर्ट पे अटेंड करने के लिए बुलाया जा रहा था ताकि हियरिंग्स को वो भी सुन सके। ट्रायल जो है वो एक्यूज की प्रेजेंस में हो रहा था। शांति को कौन डिफेंड कर रहा था? उनकी लॉयर। शांति की जो लॉयर थी एडवोकेट रॉय, उनको मौका दिया गया कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके जितने भी प्रोसिक्यूशन के गवाह थे उनको। एडवोकेट रॉय जो है उनको ये मौका दिया गया कि वो जो है शांति के बचाव में विटनेस जो है उनको प्रेजेंट कर सके। कहने को पुलिस ने जो है चोरी का एक केस जो है शांति के खिलाफ फाइल किया था, पर जज ने उसको ये माना कि वो इनोसेंट है। अब प्रोसिक्यूशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो ये प्रूव करे कि शांति जो है गिल्टी थी। ऐसे में प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं कर पाया। तो अब जज को जो है ये डिसाइड करना था खाली उन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में कि शांति बेगुनाह है या गुनहगार है। जज जो है वो सीधे कंक्लूजन पर नहीं पहुंच गए कि शांति ठीक थी क्योंकि वो एक गरीब मेड सर्वेंट थी, बल्कि जज जो है पूरी तरह से इम्पार्शियल थी। उन्होंने जो है सारे एविडेंसेस जो हैं जो कि दिखाते थे कि कुछ यंग लड़के और ना कि शांति जो है उन्होंने चोरी की, उन्होंने शांति को छोड़ दिया। तो शांति के केस में जस्टिस जो है फाइनली उनको शांति को मिल गई क्योंकि उसको जो है फेयर ट्रायल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे लॉ हो, दोनों ही केस में जो भी इंसान है उनको अपने रोल प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है। चाहे आप लॉ हो चाहे संविधान है, कोई भी हो, हर एक केस में आपको एक प्रॉपर मैनर में अपने रोल को पूरा करना है। इसका मतलब क्या हुआ
कि उनको इस तरीके से काम करना है कि हर सिटीजन, भले ही वो किसी भी क्लास का, कास्ट का, जेंडर का, रिलीजन का, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड का हो, उसको फेयर ट्रायल दिया जाए अगर उसको किसी बात के लिए पकड़ा है। जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि हर एक कोई लॉ के सामने बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिटीजन जो है उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया जाए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा संविधान कहता है कि हर एक को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर सिटीजन को जो है फेयर ट्रायल ना दिया जाए। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।